एक पति पिछले 1 साल से काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसकी पत्नी उसे बिना बताए न जाने कहां चली गई है और वह उसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुका है। पुलिस में भी उसने इसकी रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, लेकिन वहां से भी उसे कोई क्लू नहीं मिल रहा है। लेकिन 1 साल बाद अचानक से पुलिस का उसके पास फ़ोन आ जाता है और उसके बाद उसे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में बुलाया जाता है। वहाँ पर जाने के बाद जो वह पति देखता है तो देखने के बाद उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और उसे अपनी पत्नी पर तरस आने लगता है। लेकिन जब पुलिस वाले अच्छी तरह से तहकीकात करके इसके पीछे की कहानी निकालते हैं तो ये जो पति अब तक अपनी पत्नी के लिए परेशान था वह अपनी पत्नी से नफरत करने लगता है। क्या हुआ था ऐसा और क्या कहानी थी इसके पीछे और कहाँ गई थी उसकी पत्नी, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के एक गाँव के अंदर एक रमेश नाम का लड़का रहा करता है। रमेश जो कि बाहर रहकर पैसा कमाया करता है और कभी जब त्योहार आ जाया करता है तो ही अपने गांव में जाया करता है। अब रमेश की पढ़ाई लिखाई भी हो गई थी और वह शादी के योग्य हो जाता है, तो उसके बाद उसके माता पिता उसके लिए लड़की ढूंढते हैं और ढूंढने से एक सविता नाम की लड़की उन्हें मिल जाती है। सविता जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और बताया जा रहा था कि वह काफ़ी ज़्यादा संस्कारी भी है। तो इसके बाद जो रमेश के घर वाले होते हैं वो रमेश की शादी सविता से करवा देते हैं। अब सविता से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो सविता है वो दुल्हन बनकर रमेश के घर में आ जाती है और अच्छी तरह से सब कुछ समय व्यतीत होने लगता है। अब स्टार्टिंग में तो 1-2 महीने की छुट्टी लेकर रमेश आ गया था, लेकिन जब छुट्टी खत्म होती है तो उसके बाद जो रमेश होता है अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर वहाँ से दूसरे शहर चला जाता है कमाने के लिए और वहीं पर रहकर पैसे कमाने लगता है। अब इधर जो उसकी नई नवेली पत्नी सविता होती है उसका मन नहीं लगता है और इसके बाद वो अपने पति से कहने लगती है कि आप ना वापस आ जाओ, मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और यहीं पर कोई काम धंधा देख लेना। अब जो पति होता है वो कहता है देखो मैं यहाँ पर अच्छा खासा लगा हुआ हूँ और यहाँ पर रहकर कमाऊंगा तो हमारे दिन अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएंगे और तुम ऐसा करो अपना कैसे कैसे मन लगा लो, मैं यहीं पर काम करूँगा। अगर मैं कमाऊँगा नहीं तो हमारे दिन बड़ी बुरी तरह से व्यतीत होंगे और ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब जो पत्नी होती है सविता वह इस बात को सुनती है और सुनने के बाद इस बात को फॉलो करने का फैसला करती है। कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, जब तुम ऐसा कह रहे हो तो कोई बात नहीं, कमा लो, लेकिन बीच बीच में जल्दी जल्दी आते रहा करो। इसके बाद यहाँ पर रमेश वहाँ पर कमाता रहता है, लेकिन रमेश का एक रिश्तेदार होता है जिसका नाम रामकुमार होता है और रामकुमार से वह अपने दिल की बातें शेयर कर लिया करता था। जिस दिन ये बात उसकी पत्नी से होती है और वह अपनी पत्नी से कहता है कि अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो घर का खर्च कैसे चलेगा और मुझे तो यहीं पर कमाना है। उसी दिन उसके उस रिलेटिव रामकुमार का फ़ोन आता है जो कि उसकी हम उम्र का ही है और उसके साथ उसकी अच्छी खासी जमा करती है। तो यहाँ पर जो रमेश होता है वह अपने उस दोस्त से बात करता है और बात करने के दौरान वह उसे बताने लगता है कि यार मेरी तो पत्नी ऐसे ऐसे बोल रही थी और वह तो कह रही थी कि तुम यहीं पर आ जाओ और यहीं पर कोई काम कर लेना, मुझे तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता। अब ये बातें जब रामकुमार सुनता है तो कहने लगता है कि समझाओ अपनी पत्नी को, ऐसा नहीं किया करते और जब तक तुम अच्छी तरह से नहीं कमाओगे तो जीवन अच्छी तरह से व्यतीत नहीं होगा। तो वो कहता है कि हाँ समझा तो दिया है, बोल भी रही थी कि मान जाऊंगी, कोई बात नहीं है, और ऐसा ही कहकर उन दोनों की बातें धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। अब जैसे ही रामकिशन को ये बात पता चलता है कि वह उसकी जो पत्नी है वह उसके ना आने से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो इसके बाद यहाँ पर जो रामकुमार होता है वह उसके घर जाने का फैसला करता है और वहाँ पर जाकर जब वह पहुँचता है तो उसकी पत्नी को पता होता है कि इसका नाम रामकुमार है और ये उसके पति का काफ़ी अच्छा खासा मित्र है। वैसे भी परिवार की रिश्तेदारी थी तो उसे वहाँ पर आने से कोई भी रोक टोक नहीं थी। इसके बाद रामकुमार घर में जाता है और घर में जाकर यहाँ पर जो रमेश की पत्नी होती है उससे हंसी मजाक करने लगता है क्योंकि रिश्ते में वो उसका देवर लगा करता था। इसके बाद यहाँ पर जब वह उसे हंसी मजाक करता है तो यहाँ पर जो सविता होती है वो चुपचाप इन बातों को सहन करती रहती है, लेकिन फिर बाद में अचानक से जब रामकुमार और सविता अकेले रह जाते हैं, यानी कि रमेश के माता पिता वहाँ से चले गए थे, तो उसके बाद यहाँ पर जो रामकुमार होता है वो कहने लगता है कि भाभी देखो तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा करती हो, क्या कारण है, क्या मैं जान सकता हूँ? तो यहाँ पर सविता पहले इस बात को टालती है, कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बताओ क्या हुआ। तो यहाँ पर जो रामकुमार होता है वो कहने लगता है कि वो दरअसल आपके शक्ल को देखकर लग रहा है कुछ ना कुछ तो बात है और आप मुझसे छुपा रही हो। इसके बाद सविता कुछ देर तक मना करती रहती है, लेकिन जब रामकुमार बार बार पूछता है तो उसके बाद जो सविता होती है वह भी उसे अपने मन की बात बता देती है। कहती है कि तुम्हारे भैया तो बाहर कमाया करते हैं, मेरा अकेले का यहाँ पर मन नहीं लगता और इसी बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। अब जब रामकुमार के सामने ये बात आ जाती है तो उसके बाद जो रामकुमार होता है वो कहता है कि चिंता मत करो, भैया ही तो कमाने के लिए गया है, हम तो यहाँ पर है ना, हम तुम्हारी अच्छी से देखरेख करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर यहाँ पर जो रामकुमार होता है एक पर्ची पर अपना नंबर लिखकर लाया था और उस नंबर को सविता को दे देता है। कहता है कि कभी भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता देना, यहाँ से ज़्यादा दूर मेरा घर नहीं है और मैं आकर तुम्हारी देखरेख कर लूँगा।
इस बात को सुनकर सविता उस नंबर को पकड़ लेती है और यहाँ से जो रामकुमार होता है वह अपने घर चला जाता है। इसके बाद जो सविता होती है वह किसी काम के लिए एक बार रामकुमार को फ़ोन करती है और रामकुमार फट से उस काम को कर देता है और उसके बाद उन दोनों में बातचीत भी होने लगती है। बातचीत के दौरान जो रामकुमार होता है वह सविता से ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करता है जो उसे सबसे ज़्यादा अच्छी लगा करती हैं और इन बातों के चलते यहाँ पर सविता के मन में रामकुमार के लिए प्यार जागने लगता है। अब जब सविता के मन में रामकुमार के लिए प्यार जगाया था तो उसके बाद एक दिन जो सविता होती है वह अपने प्यार का इजहार रामकुमार से कर देती है और रामकुमार भी पीछे नहीं हटता क्योंकि ये पूरा के पूरा जाल उसका ही बिछाया हुआ था और इस जाल के अंदर सविता बुरी तरह से फंस चुकी थी। इसके बाद जब सविता उसके जाल में फंस जाती है तो यहाँ पर जो सविता है अब उन दोनों के एक दूसरे से मिलना जुलना भी चालू हो जाता है। सविता किसी बहाने से घर से निकला करती और उसके बाद रामकिशन के साथ मिला जुला करती। जब कई बार वो एक दूसरे से मिल लेते हैं तो उसके बाद जो सविता है वो कहने लगती है कि मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना है और क्यों ना हम दोनों एक साथ अपने जीवन को व्यतीत करें और यहाँ से कहीं भाग चलते हैं। अब इस बात को सुनकर जो रामकुमार होता है वह भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन इस बारे में किसी को पता न चल जाए क्योंकि मैं तुम्हारे रिलेशन में से हूँ और बात काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ में हो जाएगी। ऐसा कहकर वह उसे किसी को बताने से मना कर देता है और सविता और रामकुमार दोनों के दोनों एक दिन अपने घर से फरार हो जाते हैं और वहाँ से सीधा दिल्ली चले जाते हैं। अब जैसे ही ये बात रमेश को पता चलती है कि उसकी जो पत्नी थी वह घर को छोड़कर भाग चुकी है क्योंकि माता पिता उसके पास फ़ोन कर देते हैं, तो वह भागा दौड़ा वहाँ से आता है और आने के बाद अपनी पत्नी की तलाश करने लगता है। अपने ससुराल वालों से भी पता करता है लेकिन उनको उसके बारे में कोई भी पता नहीं होता है और यहाँ पर जो ससुराल वाले होते हैं वो उल्टा उस पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रमेश होता है वो कहता है कि देखो, मुझे ही नहीं पता है और मैं खुद ही इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, तो मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। इसके बाद ससुराल वाले तो जैसे तैसे मान जाते हैं क्योंकि परिवारों की बात होती है और उसके बाद जो रमेश होता है वह अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए जी जान लगा देता है और दिन रात एक करके कोशिश करने लगता है। उसने अपने दोस्त रामकुमार के पास भी फ़ोन किया और उसको भी बताया, यार ऐसे ऐसे मेरी पत्नी न जाने कहाँ चली गई है, क्या तुझे पता है कि कहाँ जा सकती है? तो जो रामकुमार होता है वह उससे मना कर देता है, कहता है कि नहीं यार, मुझे नहीं पता, मैं तो फिलहाल दिल्ली में रहा करता हूँ किसी काम से और यहीं पर मेरा काम चल रहा है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो रमेश होता है वह चुपचाप रह जाता है और अपनी पत्नी को इधर उधर बेसब्री से ढूंढने लगता है और सोचता है कि न जाने क्या हुआ होगा मेरी पत्नी के साथ, वो तो बेचारी सीधी सादी सी है और न जाने कहाँ रह रही होगी। यानी कि उसको अपनी पत्नी पर तरस आ रहा था क्योंकि अब तक सविता ने उसे अपना ऐसा व्यवहार दिखाया था कि जैसे एक सीधी सादी सहमी सी डरी सी लड़की हो। इसके बाद यहाँ पर जो रामकुमार और सविता होते हैं वो दिल्ली के अंदर एक कमरे के अंदर लिविंग में रहने लगते हैं एक दूसरे के साथ और यहाँ पर जो रामकुमार होता है अब वह यहाँ पर रहने के लिए, पैसा कमाने के लिए कुछ छोटा मोटा काम इधर उधर ढूंढने लगता है। ढूंढने से उसे काम मिल जाता है और उस काम को करके वह उस कमरे का किराया भरा करता है और साथ में कुछ पैसे अपने घर पर भेजा करता है क्योंकि जो रामकुमार था वह शादीशुदा था और उसके बीवी बच्चे उसके घर पर थे। अब इस बात के बारे में सविता को नहीं पता था और इसी वजह से यहाँ पर जो सविता होती है वह उसके साथ रह रही है और अच्छी तरह से एंजॉयमेंट करती है, अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। रामकुमार को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वहाँ पर उसे खाना बना बनाया मिलता है और अच्छी तरह से उसका समय व्यतीत हो रहा है। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीता है तो समय के साथ साथ रामकुमार का एक और दोस्त बनता है जिसका नाम होता है संजय। अब संजय से रामकुमार की दोस्ती कंपनी के अंदर हुई थी और वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा गहरे मित्र हो जाते हैं। अब जब वो एक दूसरे के गहरे मित्र हो जाते हैं तो एक दिन शराब पीते वक्त यहाँ पर जो संजय होता है वह रामकुमार से पूछने लगता है कि यार तू रहा कहाँ करता है? तो उसके बाद वह बता देता है कि मैं फलानी जगह रहा करता हूँ। तो जो संजय होता है वो कहने लगता है तो क्यों ना हम दोनों एक ही कमरे में रह लें क्योंकि दोनों का किराया भी कम हो जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर जो रामकुमार होता है वो कहता है कि यार मैं अकेला नहीं रहा करता, दरअसल मेरे साथ मेरी एक गर्लफ्रेंड रहा करती है और उसके साथ मैं अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो संजय होता है वो उसकी तरफ एक बार तो देखता ही रह जाता है और फिर कहने लगता है कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुझे तो खाना बना बनाया मिलता होगा, यहाँ तो जाकर खुद से खाना बनाना पड़ता है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो रामकुमार होता है वो कहता है कि हाँ, अपनी अपनी किस्मत है और कोई दिक्कत नहीं, अगर तुझे खाना हो तो तू भी मेरे वहाँ पर आ जाया कर और मैं तेरे लिए वहीं पर खाना बनवा दिया करूँगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो संजय होता है अब वह उसके कमरे पर जाने लगता है और यहाँ पर उन तीनों के अंदर नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। यानी कि यहाँ पर जो सविता है वह संजय को अच्छी तरह से जानने पहचानने लगती है और इधर जो रामकुमार होता है वह भी उसे अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस कराता है।
इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद एक दिन यहाँ पर जो संजय होता है वह रामकुमार से कहने लगता है कि यार मुझे भी तेरी गर्लफ्रेंड के साथ प्रेम प्रसंग बनाने हैं, क्या मैं बना सकता हूँ। अब इस बात को सुनकर रामकुमार को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि उसकी शादी तो पहले ही हो चुकी थी, ये तो खामखा ही उसे अपने साथ ले आया था। तो वह कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे प्रेम प्रसंग इससे बनवा दूंगा और चलो तुम आज मेरे साथ। तो यहाँ पर रामकुमार और जो संजय होते हैं वो दोनों के दोनों होटल से अच्छा सा खाना पैक करवाते हैं और सभी खाने को लेकर घर पर चले जाते हैं। वहाँ पर सविता जो कि खाना बनाने की राह देख रही थी और जब देखती है कि खाना ले आए हैं तो वो बड़ी खुश होती है, कहती है कि तो अच्छा किया जो आप खाना ले आए, यहाँ पर मुझे खाना बनाना नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद सभी तीनों जन एक साथ बैठकर खाना पीना खाते हैं और खाना पीना खाने के बाद यहाँ पर जो रामकुमार होता है वो कहने लगता है कि सविता देखो ये मेरा खास मित्र है, तुम्हें पता है, और ये मेरे लिए सब कुछ है, तो ये भी तुम्हारे साथ प्रेम प्रसंग बनाने के लिए बोल रहा है, क्या तुम इसे प्रेम प्रसंग बनाने दे सकती हो। अब इस बात को सुनकर सविता पहले तो नाराज होती है, लेकिन जब रामकुमार इस बात को बार बार कहता है और उसे ढेर सारी कस्में और वादे खिला देता है तो उसके बाद जो सविता है वह भी इस बात के लिए मान जाती है और यहाँ पर उसके साथ भी ऐसा ही कर लेती है जैसा कि वो रामकुमार के साथ किया करती थी। अब ये सिलसिला इसी तरह का चलने लगता है, लेकिन जब यहाँ पर ये सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद जो सविता होती है उसे अपने लिए सिक्योरिटी फील नहीं होती है और वो कहने लगती है रामकुमार से कि देखो अब तुम मुझसे शादी करो, काफ़ी दिन हो गए हमको लिविंग में रहते हुए, क्योंकि अब तक उनको लगभग 8 महीने बीत चुके थे। अब जब 8 महीने बाद सविता शादी के लिए जोर देने लगती है तो यहाँ पर जो रामकुमार है पहले तो उसे मना करने लगता है, लेकिन जब सविता ज़्यादा ही जोर देती है तो उसके बाद वो उससे हामी भर लेता है, कहता है कि अभी थोड़ा टाइम दो, थोड़ा टाइम लगेगा और उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पर जो रामकुमार होता है वह उसे ऐसे ही कुछ दिनों तक बहकाता रहता है और धीरे धीरे करके इन बातों को 2 से 3 महीने और बीत जाते हैं। लेकिन 2-3 महीने बाद एक दिन जो सविता होती है वो उसे धमकी देने लगती है, कहती है कि देखो अब तुम्हारा बहुत हो गया, अब तुम ऐसा करो किसी दिन अपने घर वालों को हमारे और अपने बारे में बताओ और हम दोनों एक साथ शादी करेंगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उसके बाद देख लेना मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करा दूंगी और कह दूंगी तुम मुझे ऐसे ऐसे बहका कर ले आए हो। अब यह बात सुनकर रामकुमार को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो फिलहाल सिचुएशन को संभालता है और कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, सब कुछ हो जाएगा और परेशान मत हो। ऐसा कहकर वो फिलहाल उसे समझा देता है और इसके बाद इस बात को संजय के साथ शेयर करता है, कहता है कि यार मैं तो शादीशुदा हूँ, तुझे तो पता ही है, लेकिन अब ये सविता मुझसे शादी के लिए बार बार फोर्स कर रही है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर उन दोनों की एक मीटिंग होती है और मीटिंग के तहत यहाँ पर सविता को लेकर वह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के एक गाँव में चले जाते हैं, जहाँ पर सुनसान एरिया होता है। उसे जैसे तैसे बेला फुसला कर अपने साथ ले गए थे और वहाँ पर जाकर उसे इस दुनिया से विदा कर देते हैं। उसे इस दुनिया से विदा करने के बाद उसके साथ जितना भी सामान था उसमें वो आग लगा देते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर जैसे वहाँ के स्थानीय लोग इधर उधर घूमते हैं तो उन्हें सविता का शव मिलता है और उसे देखने के बाद वो लोग एकदम से पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस वाले जब इस शव को देखते हैं तो उसके बाद इसकी जांच पड़ताल करने लगते हैं। वहाँ पर जो उसके साथ सामान था जो कि जला पड़ा था उसे जब वो खंगालते हैं तो वहाँ पर एक आधार कार्ड की कटिंग मिल जाती है जो कि पूरी तरह से जली नहीं थी और उसके अंदर QR कोड बचा हुआ था। अब इस QR कोड को पुलिस वाले स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि ये कौन है और कहाँ पर रहा करती है। पुलिस वाले यहाँ से सीधा उसके पति रमेश के पास जाते हैं और उसे अपने साथ लेकर आते हैं। रमेश कहता है कि क्या हुआ साहब, तो वो कहने लगते हैं कि तुम्हारी पत्नी मिल गई है जिसके लिए तुमने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। उसके बाद यहाँ पर जो रमेश होता है वह इस बात को सुनकर बड़ा ही खुश होता है और जब पुलिस वाले ले जाकर उसे उसकी पत्नी की पहचान करवाते हैं तो यहाँ पर शरीर को देखकर वह पहचान तो लेता है कि ये मेरी पत्नी है, लेकिन उसकी हालत को देखकर उसे बड़ा ही तरस आता है कि इसके साथ ऐसा किसने कर दिया, आखिर क्या क्या हुआ होगा इसके साथ। तो यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वो कहने लगते हैं कि देखो अभी तो हमें यही पता है कि यहाँ पर मिली है, आखिर क्या हुआ है इसके साथ वो चीज़ भी हम निकाल लेंगे, तुम चिंता मत करो। तो पुलिस वाले अपनी तहकीकात स्टार्ट करते हैं और तहकीकात के दौरान यहाँ पर पुलिस वालों को संजय और रामकुमार दोनों के दोनों मिल जाते हैं और जब पुलिस वाले उनसे अच्छी तरह से पूछताछ करते हैं तो पूछताछ के दौरान वो अपनी सारी कहानी पुलिस वालों के सामने बयां कर देते हैं और जैसे ये कहानी यहाँ पर उसके पहले पति रमेश के पास जाती है, उस कहानी को सुनने के बाद पति अपनी पत्नी से नफरत करने लगता है कि जिस पत्नी को अब तक वो बेचारी समझ रहा था वो तो ऐसे ऐसे गुल खुलाए बैठी है और उसने तो ये कर दिया था मेरी पीठ पीछे। यहाँ पर उन्होंने सारी की सारी बात कबूल कर ली थी और इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो उन दोनों के खिलाफ उचित कार्रवाई करते हैं और यहाँ पर बॉडी को उनके घर वालों को दे दिया जाता है।
गाँव के अंदर जब ये बात पता चलती है, जो कि सविता का गाँव होता है, तो वहाँ पर भी लोग सविता को थू थू करने लगते हैं और इधर उसके ससुराल वाले भी थू थू करने लगते हैं, क्योंकि उसने काम ही ऐसा कर दिया था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहाँ पर एक महिला ने कुछ ऐसा किया जिसका हर्जाना उसे अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। तो आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।